अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? सॉरी, म्यूट आत्मबंधन सभी को। कर लो अपने आप को। आत्मबंधन सभी को और सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है। और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ग्रुप एक नई ऊर्जा और एक नए सब्जेक्ट को, एक नई पुस्तक को आपके सामने लेकर आए हैं, और उनका नाम है रुक्मणी जी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम, द डॉन ऑफ एन एरा। तो हम जब ये बुक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम एक 3 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट लेंगे, जिसमें अगर जो मास्टर्स हैं हमारे, उनको जो ज्ञान है या उनको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, तो वो सबके साथ शेयर कर सकें। और क्योंकि हम लाइव हैं, तो ये जो है इस मंच को काफी लोग देखेंगे और उस चीज को वो उसमें उसका अनुभव ले सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैंने लिया है वो है ओम। तो आज मैं 3 मिनट्स का जो बताऊंगी वो है ओम के ऊपर। ओम जो है वो ब्रह्मनाद है। और ओम केवल एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये एक साधना है, एक मंत्र है। आप देखिए, हर मंत्र के आगे ओम लगता है। हर रिलीजन में ओम का यूज होता है और हर लैंग्वेज में ओम का हम यूज करते हैं। तो जो ओम है वो जो प्रकृति की ध्वनि है, जो प्रकृति में पहली ध्वनि थी वो ओम ही थी। और जो सूर्य है उसका तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो सूर्य में से भी आवाज, जो ध्वनि आती है वो ओम की है। और ओम, जब हमने इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसी कई चीजें सामने आई, तो मुझे लगा मैं जरूर शेयर करूं। जैसे ओम जो है वो थ्री, ओम अपने आप में एक वर्ड है, बट वो 3 अक्षरों से बनता है, अ, उ और म। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उसको इस ढंग से करते हैं कि जैसे हम पहले अपने हमने सांस पूरी अपना अंदर, अपने पूरी सांस भरी नेवल तक। फिर उसके बाद हम का उच्चारण करते हैं चेस्ट, फिर ऊ को हम करते हैं अपने थ्रोट एरिया तक, और फिर म से हम वाइब्रेशन करते हैं। और ये पूरा उसके बाद जो है थोड़ा सा आता है मौन। जो हम ये पूरा करते हैं, 2 to 3 सेकेंड्स का मौन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे को कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखिए, जो जब हम सांस अंदर भरते हैं, तो जो हम बाहर इतनी चीजों से हम मतलब, जो बाहर की लाइफ चल रही होती है, बाहर की जो उधेड़ बुन होती है, उसमें हम कितने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट जब हम आंखें बंद करके सांस अंदर लेते हैं तो उस समय हम बिल्कुल अपने अंदर सीमित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो सांस की वजह से जो हमारी जो अल्फा रेज जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे दिमाग में जाती हैं, वो हमारा स्ट्रेस, हमारे को जो तनाव है वो कम करते हैं, हमारी चिंता कम करती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका कि हमें पता है बट हम यूज ही नहीं करते। फिर उसके बाद जब हम उच्चारण करते हैं अक्षरों का, वो हमारे अंदर इतनी वाइब्रेशंस कर देती है। माँ का जब हम उच्चारण करते हैं वो हमारी बॉडी में इतने, मतलब पूरे ऑर्गन्स को वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे सारी कोशिकाएं, हमारे सारे सेल्स, हमारी वेन्स जो है एक्सपैंड हो जाती हैं और उनमें ऑक्सीजन भर जाता है। तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हम शांत होते हैं, मतलब इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, जब हम शांत होते हैं तो वो शांत जो है उसमें हम खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तब हम अपने आप को, यदि हम उस टाइम अवेयरनेस में होंगे तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि किस प्रकार हम बाहर की जो हमारे, जो कुछ क्षण पहले हम असंतोष में थे, जो हम अपने प्रॉब्लम्स देख रहे थे, और अब हम अपने अंदर कनेक्टेड हो गए हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो इसलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो कई जो बुजुर्ग हैं, जो कि अल्जाइमर्स जिनको होता है, जिनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो ये जो टॉपिक है उसको लेने का मेरा मकसद ही यही था कि छोटी सी साधना अगर हम एक रेगुलर बेसिस पे करें, एक उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में चेंज लेकर आएगी। और जब हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे विचार चेंज हो गए। जो नकारात्मक विचार थे वो सकारात्मक हो जाएंगे, और हमारे जो विचार है वो विवेकपूर्ण हो जाएंगे। हम अदरवाइज हम हर चीज में कुछ ना कुछ गलती ढूंढते हैं, या उसमें हम कहते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तब हम क्या करेंगे, विजडम से सोचेंगे। हम उसको अच्छे, हमारी जो भावना होगी वो अच्छी होगी, हम जागरूक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वही चीज जो है वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। हर चीज को हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और इसके पीछे क्या है, केवल हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन
उसको प्रॉपर ढंग से। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यदि हम जो प्रकृति की ध्वनि के साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में भी वो चेंजेस नजर आएंगे और वो धीरे धीरे लोगों को भी नजर आएंगे। तो वही हमारा मेन मोटिव है। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे यही शेयर करना था। तो थैंक यू सो मच। तो अब हम जो है हम जो हमने आज जो पुस्तक करनी है माता रुक्मिणी पे, उनके लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये हम डेली बेसिस पे करेंगे ताकि हम माँ की एनर्जी के साथ जुड़े। माँ का जो है हम जो भी हम आज इस मंच पे मैं बोल रही हूँ या जो भी है, हम सब श्रोता भी हैं, हम सब उनकी एक हायर जो ब्लेसिंग्स है उनकी वजह से ही यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। तो माँ के लिए, उनकी एनर्जीज के लिए और अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए ये एक छोटी सी प्रार्थना है। हे परमात्मा, हम सब श्रद्धा, प्रेम एवं खुले हृदय से पवित्र ग्रंथ श्री रुक्मणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम, द डॉन ऑफ एन एरा से जुड़े। माता, आपके डिवाइन पावर को हम सब सेशन में इनवाइट करें। माता एवं श्री कृष्ण के माध्यम से इस ग्रंथ में जो सत्य, धैर्य, दिव्य चेतना, संस्कारों एवं बिहेवियर पैटर्न्स का जो उन्होंने ज्ञान के विषय में बताया वो सब हम अर्जित करें। यह ज्ञान हमारे भाव में, हमारे अनुभव में, हमारे विचारों में, वाणी, कर्मों, संबंधों में प्रकट हो और जीवन में, हमारे हृदय में प्रेम, समर्पण, करुणा और आत्म जागृति आए। माता, ग्रंथ के थ्रू हमें गाइड करें और ब्लेस करें ताकि हम सबका हार्ट चक्र स्पंदित हो। होता क्या है कि जब हम किसी नकारात्मक ऊर्जा को देखते हैं, जब हम किसी मुसीबत को देखते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ जाता है। हम उसको फील करते हैं कि हम एक नेगेटिव उसमें हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी में आएंगे तो हमारा हार्ट चक्र स्पंदित होगा, ओपन होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए तैयार होगा, हमारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो और जो सत्य हमारे लिए है वह हमारे भीतर जागृत हो। हर क्षण, हर परिस्थिति में हम सब निर्मल, कोमल, मासूम रहें और अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ, अपनी आत्मा के साथ सदा जुड़े रहें। माता एवं श्री कृष्ण जैसे आप कण कण में विराजमान हैं, हम सब की भी अवेयरनेस, हमारी चेतना का भी वैसे ही विस्तार हो। हम सब वननेस की भाव में आए, वननेस विद माता रुक्मणी एंड श्री कृष्णा, वननेस विद लव एंड लाइट, वननेस विद प्रकृति एंड आत्मा, क्योंकि ये सब इटर्नल हैं। बाकी सब चीजें क्षणभंगुर है, केवल यही है जो हमेशा हमेशा से ही इस पृथ्वी पर रहे हैं। तो अब आइए हम इस यात्रा से जुड़े और आगे बढ़े और अपनी पूर्ण चेतना में रहकर हम अपने हर क्षण को अनुभव करें और उसमें से कुछ ना कुछ सीखें जो कि हमारी आत्म जागृति के लिए और हमारे खुद के लिए, लाइफ जर्नी के लिए आगे हमारे को आगे बढ़ाता रहे। So thank you so much everyone for listening, and so let us proceed to the book। और ये जो पुस्तक है ये रुक्मणी जी की है, हम आज इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए उन्होंने जो एक फिगर बनाया हुआ है उसी से ही रिलेटेड जो है सारी बुक है। सो जब उन्होंने ये स्टार्ट करा, जो उसमें फर्स्ट लाइन है इस बुक में, जो उन्होंने जब स्टार्ट, तो फर्स्ट लाइन ही है, टू सत्या हु कीप्स ओपनिंग माय हार्ट। तो हमें भी इस चीज को लेके चलना है कि हम भी हमेशा सत्य से जुड़े रहें, हम भी हमेशा उस भाव में रहें ताकि हमारा हार्ट जो है सदा खुला रहे। हम हमेशा नई पॉजिटिव ऊर्जा को लेने के लिए हमेशा तैयार रहें और वो तभी पॉसिबल है जब हम सत्य से जुड़े रहेंगे। उसके बाद एक छोटा सा उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, चैप्टर 4 वर्स 42, देयरफॉर ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत अर्जुन अराइज। वो भगवान श्री कृष्ण, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो बाहर हैं, वो श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं और हमारे हम वो अर्जुन को, यानी कि हमारे को, ये हमारे भीतर की आवाज, हमारे भीतर की ऊर्जा क्या कह रही है कि उठो। तो यदि हम अपनी लाइफ में भी इस चीज को फॉलो करेंगे कि अब हम अपनी जो रेगुलर रूटीन जो लाइफ है, जो हम हर रोज के कार्य कर रहे हैं, उससे अब हमें उठना है, अब हमें उससे जागृत होना है, अब हमें अपने आसपास की चीजों से अवेयर होना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। टेक शेल्टर इन योगा, और इसमें वो कह रहे हैं टेक शेल्टर इन योगा का मतलब ये नहीं कि आप योगासन में बैठ जाए। योगा मीन्स अपने इंटरनल पावर, जो हमारी आत्म शक्ति है, जो सत्य है, उसके अंदर हम स्थिर हो जाएं। स्थिर मीन्स हम उसमें अलर्ट होके और उसमें हम हर चीज को समझें और जाने, अवेयरनेस में रहें। स्लैशिंग विद द स्वॉर्ड ऑफ विजडम, और अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, धर्म से, अपने कर्म से, अपने सही दिशा से
जो सही मार्ग हमने पकड़ा हुआ है, उससे हम अपने अज्ञान को, अपने अंधकार को, अपने जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट करी हैं वो, और हमें उसको खत्म करना होगा। और फिर वो लास्ट में क्या कह रहे हैं, डाउट एग्जिस्टिंग इन दाई हार्ट अबाउट द सेल्फ, यानी कि जो हमारी सेल्फ, हम हम कभी भी किसी को देखते हैं ना, हम हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन हम अपने पे ही डाउट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने पे डाउट नहीं करना और अपने इंटरनल वॉइस को सुनते हुए हमें उसके साथ ही चलना है, उसी में स्थिर रहना है, और अपने आप को उन बेसिक चीजों से, उन जो हम कितने सालों से अपने लाइफ का जो हमारा चक्र है उससे उठना है, और नई चीजों में हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। अब कहीं हम बुक्स में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, हम सोचते हैं इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उन्होंने हर एक चीज बताई है कि कैसे वो हम पूरी बुक के साथ हम कनेक्टेड हो जाते हैं। इसमें देखिए, जो राइटर है वो है फॉरेनर, और इतनी एक अतिशोक्ति है कि उन्होंने ये बुक लिखी है, कि उन्होंने हमारे को रुक्मणी जी के बारे में, और वो ये बता रही हैं कि जो उन्होंने रुक्मणी जी के बारे में इस पूरी पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, केवल अपने अनुभवों से उन्होंने यहाँ पर जो भी उन्होंने लिखा है वो यहाँ पर आएगा। और उनको कैसे अनुभव हुए, जब वो फॉरेन में रहते थे तो वो जैसे मेडिटेशन करती थी, तो उसमें उन्होंने, उनको फिगर्स नजर आए, तो उसमें उनको, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनकी फैमिली ने उनको बताया हुआ था कि ये श्री राम का फिगर है, ये श्री कृष्ण का फिगर है, तो इसलिए उन्होंने समझ गए कि ये उनका है, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो जब वो भारत आई, यहाँ पर उनके जो गुरु थे परमहंस योगानंद जी ने, उन्होंने उनकी थर्ड आई एक्टिवेट करी, तो तब उनको जो विजन्स है वो क्लियर हुए, और उनको हर एक चीज समझ आई। और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, वो ऐसे नहीं कि कहीं से देख के, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा है, वो उस समय उस टाइम में, उस टाइम जोन में वो खुद थे, तो तब उन्होंने लिखा। और वो ये बता रही है कि देखिए, हम माता सीता की बात करते हैं या माता रुक्मणी की, पर कभी भी हमने ये रियलाइज करा है कि जैसे श्री राम और श्री कृष्ण है, अगर वो नारायण का अवतार है, वो अलग अलग डायमेंशंस में, अलग जोन्स में, अलग रूप में, अलग टाइम में और अलग सिचुएशन में हो सकते हैं, तो माता रुक्मणी और माता सीता जो नारायणी का रूप है, क्या उनका इस धरती पे आने का कोई कारण ही नहीं था? क्या वो सिर्फ उन्होंने अवतार लिया, और जो हमारे को माता सीता के बारे में केवल इतना ज्ञान है कि उन्होंने जन्म लिया, और फिर जब विवाह हुआ तो उनको जंगल में वनवास में जाना पड़ा, वहां पे उनका हरण हो गया, और फिर जब उनके पुत्र हुए तो वो जंगल में हुए, बस इतना ही। और माता रुक्मिणी के विषय में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो क्या हमें लगता है कि ये इतनी ही उनका उनका क्या इस जमीन पृथ्वी पे आने का केवल यही कारण था? तो ये हमारे को बता रहे हैं कि नहीं, जिस प्रकार नारायण में सर्व गुण थे, उसी प्रकार नारायणी भी अलग अलग डायमेंशंस में, अलग रूपों में, अलग उनके टाइम में, अलग उनके गुण, वो हर जगह वो भी व्याप्त थे। वो भी ऑमनिशिएंट और एमनी प्रेजेंट थे, ऑल नोइंग थे, वो हर किसी का उनको पता होता था, दुख के विषय में, सुख के विषय में, कि कौन किस सिचुएशन में है, और वो हर जगह प्रेजेंट भी होते थे, उनको सारी नॉलेज भी थी। तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने हर चीज को, उन्होंने एक एक चैप्टर वाइज इतने अच्छे से हर चीज को बताया है और करा है। और जैसे इसमें उन्होंने जो, हम क्योंकि रुक्मणी जी जो है वो श्री कृष्ण की पत्नी है, अब हम सोचें कि इसमें शायद कुछ महाभारत का कुछ इसमें वर्णन आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल रुक्मणी जी का द्वारका में उनका जो रोल था, सिर्फ और सिर्फ वो ही इसमें मेन जो है फोकस है। फिर उसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि जो राइटर हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बताया, माता रुक्मणी के और अर्जुन के विषय में। इसमें अर्जुन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें अर्जुन ऐसा धनुर्धर नहीं है कि वो कोई युद्ध कर रहे हैं या उनका गुणगान गाया जा रहा है युद्ध के ऊपर, नहीं। इसमें वो माता को, माता रुक्मणी को मदर ऑफ यूनिवर्स समझते हैं, यानी कि पृथ्वी की माता है वो। तो उनको वो वैसे ही हर समय उनको वो लेते हैं, उनकी सारी आज्ञा का वो पालन करते थे। और जो योगानंद परमहंस जी हैं, वो राइटर बता रही है, वो भी माँ को एज अ मदर ऑफ यूनिवर्स ही लेते थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको उसी तरह ही उनकी सारी आज्ञा मानी। और जब इन्होंने, राइटर ने श्री कृष्ण के बारे में, रुक्मणी जी के बारे में लिखा, तो उन्होंने उनकी पूरी एक मर्यादा में रहते हुए,
शब्दों का सही इस्तेमाल, किसी भी तरह से कहीं से भी ऐसा नहीं है कि किसी की कुछ भावनाएं या किसी भी तरह से किसी को कुछ आहत किया हो। हर चीज उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर इसमें लिखी गई है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने जो जन्म लिया, उन्होंने लोगों के जो लाइफ पैटर्न थे, जो उनके संस्कार थे। अब संस्कार क्या होते हैं? संस्कार जो हम सुनते हैं और सुन सुन के जो हम अपने माइंड में उसको थॉट्स बना लेते हैं, और फिर वही थॉट्स हम आगे तो आगे अपनी आगे जनरेशन्स में कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो वही धीरे धीरे संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि वो पैटर्न्स बन जाते हैं। आप जैसे अब कई बार हमारे कुछ बड़े हैं, वो सुनाते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, हमारे साथ ऐसे बिहेव करा गया आउटसाइड द फैमिली या विद इन द फैमिली। तो हर जनरेशन की फीमेल सोचती है कि शायद उसके साथ भी वैसा ही होगा, उसको भी अपनी लाइफ को लिमिट करके रखना है, वो किसी के आगे बोल नहीं सकती। बट वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने लोगों की लाइफ को, रुक्मणी जी ने, श्री कृष्ण जी ने ट्रांसफॉर्म किया, उनको उनकी लाइफ के लिए एक न्यू पाथ दिखाया कि कैसे वो अपने उन पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। और ये जितना भी हम अगर हम पैटर्न्स की बात करें, तो ये सब एक ऐसा मंडला है, हम जनरेशन टू जनरेशन जो चलता आता है, और इट इज नॉट दैट इजी। अगर हम कहें कि अब मैं हूं, मेरे को मेरी मदर से मिला, और मेरे में कुछ चीजें हो सकता है मेरी दादी की हो या मेरी नानी की हो या कुछ उनसे भी पहले की हो, तो इतना इंटर वोवन और इंटर कनेक्टेड और इतना कॉम्प्लेक्स है ये सारा चीजें हैं। बट इसको हमें ये समझना है कि हमें अगर कोई चीज अपने देखिए, अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कई पैटर्न्स हम रिपीट कर रहे होते हैं। कभी हम कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये मैंने कैसे बोल दिया, तो हम रियलाइज करते हैं तो हमारे बड़े कोई ऐसे बोलते थे। तो हमें उनको ब्रेक करना है, उसको रियलाइज करना है कि क्या ये मेरे हित के लिए है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको ब्रेक करके आगे बढ़िए। इसमें केवल और केवल माता रुक्मणी ने यही हमें बताया है, और इसी को उन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट दिए। और वो बता रहे हैं कि माँ को, जो राइटर है वो बता रही है कि माँ को इतना ज्यादा आगे आगे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें उनको जो इतना एक एक्सपोजर मिला है, और वो इतना जो लोगों की हेल्प कर रही हैं, वो पूरा उनको पीछे श्री कृष्ण का सपोर्ट है। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि जब उनका अवतार यहाँ पे धरती पर हुआ है तो हर किसी को पता चलना चाहिए कि वो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं सबके लिए, और स्पेशली जो फीमेल्स की लाइफ में चेंजेस आए हैं उन्होंने वो कैसे किए। तो ये हमने सारा जो इंट्रोडक्शन था ये उसमें उन्होंने बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे इस पुस्तक के पार्ट 1 से, लाइफ इन एंशियंट द्वारका इंडिया। तो यानी कि सारा जो ताना बाना है, सारा जो सेटअप है वो द्वारका का ही है। अब जो है द्वापर युग समाप्त हो चुका था। द्वापर युग मीन्स श्री राम का युग। श्री राम का युग जो है, हम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम, और मतलब जो कैसे छोटे जो है बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों ने जो कह दिया वो वैसे ही उसको मानना, चाहे सही है चाहे वो गलत है। तो उनके लिए वही शिरोधार्य था, वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। और कैसे है उस समय जो है सारे सेजेस, जितने भी ऋषि मुनि, वो आम हर बंदे को मतलब दर्शन देते थे और वो सबको मिल जाते थे। लेकिन अब जब त्रेता युग आ गया है तो वो बता रहे हैं कि अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गए। अब ऋषि मुनि जो है, जो पहले आम नजर आ जाते थे, अब कोई मतलब सब जो है जंगलों में चले गए। जो धर्म है, धर्म जो है वो भी समाप्त हो गया, धर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। अब हर बंदा यही सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वही माना जाए। जो कास्ट सिस्टम है वो इतना ज्यादा आ गया है कि जो ऊंची कास्ट है वो छोटों को कुछ समझते नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनका ही वर्चस्व रहे। तो और जो सिटीज हैं वो इतनी हाईटेक हो गई हैं, उनमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ गया, इतना ज्यादा ट्रेड हो गया, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो हर चीज जो है वो सिनेरियो बिल्कुल शिफ्ट हो गया। सो आई जस्ट, मैंने आपको एक बार बता दिया, मैं इसको रीड कर देती हूँ। The Dwapar Yuga was coming to a close. Some said this was the cause of the growing disregard for ethical norms and the increasing violence in society. In the past, there has been an innate knowing of dharma, of right behavior, but that time was long gone. अब धर्म समाप्त हो चुका था. Our land had once been populated by many wise sages, but they seem to have retreated to some far off place beyond the reach of all. But a very few, अब जो है, but a very, अब बहुत कम जो है
ऋषि मुनि जो रह गए थे, बाकी सब जो है वो जंगलों में चले गए थे। वर्ण यानी कि कास्ट divisions were becoming more pronounced, and close relation between people of different varn was now frowned upon। और जो जितने भी वर्ण थे उनको जो है निचले वालों को मतलब उस नजर से देखा जाता था। गरिमा, अगर आपने शेयर करना है तो आप स्क्रीन शेयर कर दो, है ना, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो रीड। थैंक यू। But at the same time, communities of artists and artisans were flourishing, as if the attention of humankind was shifting from the inner to the outer world। और पहले जो हर चीज एक मर्यादा में रह के करी जाती थी, बट अब आर्टिस्ट को, जो आर्टिजन्स हैं, जो डांसर्स हैं, अब उनको ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, जो लाइफ पहले इनसाइड थी, सब लोग अपने आप में सीमित थे, अब जो है भारी दिखावा और बाहर की चीजें वो ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। Seeking new and innovative experience of beauty in every field of life, cities were growing and trade had expanded, bringing greater exposure to new ideas and good। तो नई सिटीज में न्यू न्यू जो एक्सपोजर हो रहे थे, गुड्स आ रहे थे, लोगों का बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा था, और एज अ रिजल्ट पैसा बहुत आ रहा था और एरोगेंस भी बढ़ता जा रहा था। सो जो राइटर है जो इसमें अब जो बता रही हैं, वो जो डांसर जिसका हमने बताया था कि उन्होंने ही, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी ये पुस्तक है। तो बता रही है कि वो एक यादव फैमिली में उनका, जैसे वो जब उनका बॉर्न हुआ तो जो जिसमें उनका बॉर्न हुआ वो डांसर्स और आर्टिजन्स की फैमिली थी, बट वो द्वारका में रहते थे। और वो वहां पे जो है द्वारका में जब वो आए, तो वो क्यों आए, क्योंकि उनकी जो राजकुमारी है, जो रुक्मणी जी हैं, उनकी जब विवाह हुआ द्वारका में, तो वो जहां पर भी जो जो आर्टिजन्स रहते थे वो कहते हम सब अपनी राजकुमारी के साथ ही रहेंगे, जहां जहां पे भी वो जाए, चाहे हमें किसी कोने से भी उनके पास जाना पड़े, बट हम उन्हीं के पास जाएंगे। उसका रीजन क्या था कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने उसको फ्लरिश किया था, डांस फॉर्म्स को, आर्ट को, आर्टिजन्स को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। So I was born into a community of dancers and performers in the Yadav clan in the thriving city of Dwarka, which faces the Western Sea. My family originally had come from the kingdom of Vidarbha, further south, where my ancestors had all been village dancers. But the community moved to Dwarka after the marriage of our Rajkumari. तो वो राजकुमारी के साथ ही वो द्वारका शिफ्ट हो गए थे। To Shri Krishna, many from the artist communities moved to with her as our Rajkumari. So Rukmani was a great lover and supporter of all the art forms, and we would have followed her wherever she would have gone in after in her marriage. So वो बता रहे हैं कि चाहे वो कहीं भी चले जाते तो वो हमने उनको वहां पे, हम उनके पास, हम सब वहीं पर ही, उनके पीछे पीछे हम भी वहीं पर ही चले गए थे। सो इट वॉज शी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब वो बता रही हैं कि अगर इतनी लाइफ में आर्टिस्ट की और जो डांसर्स हैं उनकी लाइफ में अगर इतने चेंजेस आए थे, तो इट वॉज ओनली बिकॉज कि वो माता रुक्मणी इंटरेस्टेड थी। पहले वो बता रही हैं जब वो उनका बर्थ भी नहीं हुआ था, तो जो उस समय के लोग थे उनकी लाइफ कैसे थी कि अगर उन्होंने कुछ काम करा तो ही उनको रात को खाना मिलता था, मतलब इतनी मार्जिनल लाइफ थी। बट जो विद टाइम वो बता रहे हैं कि माँ के साथ साथ जब वो उनके द्वारका में आए और वहां पे उन्होंने रहना शुरू करा, तो उनकी लाइफ में ऑल टुगेदर चेंजेस आ गए। उन्होंने नोटिस करा कि कैसे अब जो है उनकी लाइफ ग्रो हो रही है और कैसे हर एक चीज उनके जो लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जो उस समय की, फिर उन्होंने बताया जो उस समय की जो सिटी थी, जो द्वारका सिटी थी, कैसे वो इतने ज्यादा, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और वहां पे उनका सारा इतना ब्यूटीफुल ज्वेल्स से भरा हुआ काम था, और सिल्वर लाइनिंग से उनको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। So it was she who was responsible for refining and elevating correct creative expression to the new level of artistic achievement। तो माता रुक्मणी के कारण ही सब डिफरेंट आ रहा था। Making the arts central to the social life of Dwarka,
Previously, dancers and musicians as well as artists were not taken seriously and lived a tenacious and marginal life. तो उनकी बहुत ही हैंड टू माउथ, यानी कि कार्य करो तो भोजन मिलेगा, नहीं तो उनको भोजन नहीं मिलता था. बट दिस हैज चेंज बाय द टाइम आई वॉज born. तो जो नरेटर है वो अपना बता रही है. द्वारका वॉज अ सिटी गवर्न बाय ब्यूटी इन सो मेनी रिस्पेक्ट्स. It was newly built, designed by Shri Krishna after he left Mathura. तो जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, अब मथुरा छोड़ने का भी क्या कारण था कि मथुरा में बार बार उनके ऊपर जरासंध का अटैक होता था. तो उन्होंने देखा कि जो उनके काफी सारे उनकी तरफ से जो लोग हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं. तो उन सब के लिए और बाकी लोगों के भी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो मथुरा से द्वारका शिफ्ट कर ली. और द्वारका में उन्होंने जो अपनी पूरी राजधानी बनाई वो पूरी सी के अंदर ही थी, सो दैट कोई वहां तक पहुंच ही ना सके और अटैक ही ना कर सके. सो श्री कृष्ण आफ्टर ही लेफ्ट मथुरा, ब्राइट व्हाइट बिल्डिंग्स, some multi-storied, lined the streets with full market full of wide variety of wares that attracted people from far off places. The temples and many of the public buildings were adorned with intricate designs, some inlaid with silver and semi-precious stones. So इतनी beautiful buildings द्वारका में बनी हुई थी, which glittered in the abundant sunlight that graced our city. Early on, before I was born, the city has been under the threat from enemies of Shri Krishna, and city walls had been built to protect against those with ill intentions. But by the time I was born, those enemies had been eradicated and tight security was no longer needed. Our city gates were open throughout the day and night, allowing easy access to the sea and to the village in the eastern lands. तो अब जब उनको कोई डर नहीं था किसी का कि कोई उनके ऊपर अटैक करेगा, तो अब क्या हो गया था, अब सारे जो श्री कृष्ण की जो इतनी बड़ी नगरी थी, जो इतनी पैलेशियल बिल्डिंग्स थी, उन सब के द्वार ओपन कर दिए गए थे. अब आराम से कोई भी आ जा सकता था. The very modest but attractive area in which I lived was populated by dancers and musicians and neighbored communities of other artists. Some one small one-story homes lined the narrow lanes. अब कंट्रास्ट इसमें देखिए कि अगर एक तरफ बिग पैलेशियल बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी और उसके ऊपर हीरे मोती सारे जो उनको इतने ब्यूटीफुल वो लगे हुए थे, ऑन द अदर हैंड क्या था, जितने भी आर्ट एंड आर्टिजन्स हैं उनकी जो बिल्कुल नैरो लेन में उनकी बिल्डिंग्स थी और सब वन स्टोरी थी. बट वो क्या बता रही हैं कि आवर स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड विथ प्लेंटीट्यूड ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज. लेकिन हमारी जो स्ट्रीट्स हैं उनमें फ्लावर्स और ट्रीज लगे हुए थे. एंड इट वॉज ऑल बिकॉज कि रुक्मणी जी उसमें पर्सनल इंटरेस्ट हर किसी के लिए लेते थे, तो इसलिए उनकी इतनी ब्यूटीफुल पूरी छोटी सी जगह थी बट उसको इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था. This was Rukmini Devi's contribution to Dwarka design. Her love for the natural world was matched only by her love for art and the people. We were a tight-knit community as the dancers and musicians traveled together frequently and we all came to know what was going on each other's family. Now, हर एक चीज में जैसे हम कहते हैं कि अगर उसके प्लस हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो हमें उसमें अच्छी चीज ही ढूंढनी चाहिए. अगर उनके छोटे छोटी गलियों में घर थे और बिल्कुल पास पास है तो वो कह रहे हैं वी ऑल लिव लाइक अ फैमिली. हम एक परिवार की तरह रहते थे, हर किसी को हर किसी के सुख दुख में सब भागीदार था, उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे और हर हर किसी को जानता भी था, सबके बारे में पता भी होता था. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो हर कोई इमीडिएटली पहुंच जाता था उनकी हेल्प करने के लिए. Our dancers quickly gained recognition after we settled in Dwarka, in part due to my mother's talent and her aspiration to refine dance and turn it into a high art form inspired by stories she had heard about the Gandharvas, celestial musicians and dancers. अब वो बता रही है जो नरेटर है कि जो उनका ग्रुप था, जो उनका ट्रूप था, उसको बाकी सब से बहुत ज्यादा नेम और फेम मिला बिकॉज जो उनकी मदर थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत अच्छी डांसर थी. और उनका जो एक स्टाइल और एक फॉर्म था वो बिल्कुल सबसे अलग था. वो उनका जो थॉट्स पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था. वो चाहती थी कि जैसे गंधर्व है
लाइक वी ऑल्सो केम टू नो कि गंधर्व का एक अपना म्यूजिक और डांस का होता है, और वो बिल्कुल एक आपको एक अलग जोन में ही ले जाते हैं। वो एक आपके लिए अराउंड एक सेलेस्टियल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरनली आप उसका एक प्लेजर ले रहे होते हो। तो कहते हैं कि उसका सब रीजन उसकी मदर ही है, जो उनके ग्रुप को इतना ज्यादा नेम और फेम मिला। In my eyes, my mother was the epitome of grace and agility. Her form was slender and elegant, her steps as light and quick as the flight of a bird, at times challenging the eye to follow. But then she could quickly become an unmoving stone frozen in a reflective pose. अब वो अपनी मदर की ब्यूटी के बारे में बता रही हैं कि कैसे वो बिल्कुल पतली दुबली पतली और बिल्कुल उनका सिलेंडर सा फिगर था, और जो उनकी क्विकनेस थी, डांस करते करते आप उनको देख रहे हो और थोड़ी देर में आपको ऐसा लगता था कि जैसे वो आपकी आंखों से ही ओझल हो गई है, इतने उनके फास्ट स्टेप्स थे। और अगले ही क्षण वो बिल्कुल जड़ एक पत्थर की तरह, जैसे कोई फॉर्म ले लिया तो एकदम से वो वहीं स्टेबल हो गई है, वहां से हिल ही नहीं रही। और कभी वो क्या बता रहे हैं, हर आर्म्स कर्व्ड एंड स्वेड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान रीचिंग फॉर द स्काई, हर हैंड्स ग्लाइडिंग फ्रॉम वन मुद्रा टू अनदर एवर सो ग्रेसफुली। और कभी इतनी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी बॉडी में कि उन्होंने वो ऐसे फॉर्म ले लेते कि जैसे कोई बर्ड है। ये सब ढूंढ रहे हैं कि वो डांसर कहाँ गई, तो वो पता चला कि वो एक बर्ड के फॉर्म में उन्होंने पोज लिया हुआ है। और जो उनकी मुद्रा होती थी, वो उनके हैंड फॉर्म्स, हर एक चीज अनमैच थी। आई वॉच्ड हर फ्लोइंग मूवमेंट्स केयरफुली एंड लर्न टू रीड द डीपर मैसेज इन देम। From her, I discovered that eyes tell stories without speech, and so I carefully noted her eye movements and other facial expressions as she danced. She was my ideal, the one after whom I would mold myself. तो उसके लिए उनकी मदर ही उनकी आइडियल थी। वो उनके जैसे ही बनना चाहती थी, और उनको ही उन्होंने देख देख के वो सीख रही थी। और उन्होंने रियलाइज किया कि आप जो डांस कर रहे हो, जो पीछे म्यूजिक चल रहा है, बट अगर आपकी एक्सप्रेशन लेस हो, अगर आप एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आपके जो एक्सप्रेशंस है वो ही आपको उस उस टाइम के जो पीछे डायलॉग चल रहा है या म्यूजिक चल रहा है, वो एक्सप्रेशंस ही बताते थे कि अगर वो गुस्से में है, क्रोध में है, तो कैसे आंखें ओपन हो गई, वात्सल्य में है तो उनके भाव कैसे चेंज हुए, और यदि कुछ प्रेम प्रसंग है तो कैसे भाव चेंज हो जाते हैं। तो वो हर चीज अपनी मदर को देख रही थी और उनसे सीख रही थी। Beauty and creativity defined my mother's life. She had a lovely appearance and stood out among the other dancers. तो उनका जो अपीयरेंस थी, चाहे जितने मर्जी डांसर्स उनके साथ होते थे, पीछे हैं या कुछ उनके साथ कर रहे हैं, बट उनकी पर्सनालिटी पर्सोना ही ऐसा था कि वो सबसे अलग होती थी। Her hair, with her unique style of braiding and twisting, was swept up in layered molds behind her head and adorned with simple but elegant hair jewels. हमने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे वो उनके एक्सप्रेशन इतने ब्यूटीफुल थे। अब वो बता रही है कि वो अपने हेयर का भी ध्यान रखती थी। कभी ब्रेड बना दी, कभी उसको टाई अप करके बन बना लिया, और ये नहीं कि प्लेन, उसको पर्ल्स के साथ, ज्वेल के साथ, हेयर क्लिप के साथ उसको और ब्यूटीफुल करती थी, ताकि जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आए। Similarly, her style of dress was also inspired by her creative vision, and she clothed herself in striking combination of colors and texture. और अब जो उनका वे ऑफ क्लोथिंग था, जो ड्रेसिंग स्टाइल था, वो भी बिल्कुल अलग था। कलर्स, टेक्सचर, जो पैटर्न्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं, हर एक चीज डिफरेंट। अगर उन्होंने नेट का दुपट्टा लिया है तो सिल्क का उनका जो चोली है, और जो उन्होंने साड़ी है वो उन्होंने टू कलर्स में या अलग पैटर्न्स में, कुछ फ्लोइंग पैटर्न में, कुछ प्लीट्स जो हैं उसको फ्लावर के स्टाइल में पहना हुआ है। तो हर एक चीज को उन्होंने इतनी
आई एम सो सॉरी। तो हर एक चीज को उन्होंने इतने प्रॉपरली करा हुआ था डिफाइन कि जब वो स्टेज पे आती थी वो ऑटोमेटिकली वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाती थी। और जो देखने वाले होते थे वो उनसे बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते थे, बिल्कुल मतलब उनको देखते ही उनको ये होता था कि इन्हीं की परफॉर्मेंस हमने बार बार देखनी है। So she was much in demand, and throughout my childhood, we were constantly on the move, traveling throughout Dwarka and the surrounding town and villages, performing during the many festivals that brought celebration and joy to our kingdom. तो वो अलग अलग जगह पे ट्रेवल करना और कैसे एक विलेज से दूसरे विलेजेस में जाना, और कैसे मतलब वो सब जो उनका ट्रुप है, जो उनका ग्रुप है, वो ऐसे बार बार जो है मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स में, जैसे अभी भी हम कई फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें ग्रुप्स आते हैं, तो वैसे ही वो भी वहां पे अलग अलग फेस्टिवल्स में वो ज्वाइन करते थे। So now she's telling about her father. My father was a different natured, humble, and retiring. He always allowed my mother to be the center of attention. Although he was also descended from a family of dancers, he had a little talent, and so he took a room role, helping the head man. सो नाउ, बिकॉज हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट देयर वाज दिस कास्ट सिस्टम, तो जो जिस कास्ट का है या जो जो कर रहा है वो उसी तक ही लिमिटेड होता था, वो किसी और चीज में नहीं जाता था। तो वो यही बात बता रही है कि जब वो उसके फादर भी उस डांस फैमिली से थे, बट बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उनको आता नहीं था या उस इंटरेस्ट, इसलिए वो डांस नहीं करते थे, बट उन्होंने बैक स्टेज लिया हुआ था। वो अपनी वाइफ के साथ हर जगह जहाँ उन्होंने जाना, जिस फेस्टिवल में या जिस ओकेजन में, वो उनके साथ वहीं पे प्रेजेंट रहते थे और वो हेडमैन को हेल्प करते थे। अब इसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 में जो नेम आया है हेडमैन का, वो है महेंद्र। सो महेंद्र मैनेज एंड प्लान फॉर आवर ट्रेवल एंड परफॉर्मेंस। Mahinder worked the dancers very hard, and through this, they gained endurance and dedication. नाउ टॉकिंग अबाउट महेंद्र, वो बता रहे हैं कि वो सब मैनेज करता था, जस्ट लाइक अ मैनेजर। आपने कहाँ जाना है, क्या आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, किस टाइम जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन जा रहा है, तो ही वो हर चीज को मैनेज करता था। और बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत हर चीज को लेके बिल्कुल पर्टिकुलर था, तो उसकी वजह से सारे जो परफॉर्मेंस थे वो अप टू डेट रहते थे, वो अपने हर काम के में परफेक्शन उनके नजर आते थे। Now she is telling that this head man, Mahinder, जो मैनेज करता था, he had an eye for my mother and kept her close. Although she had no liking for him, she had come of age under the tutelage of his father, who had been head of our community before him. So वो बता रहे हैं कि जब उसकी मदर, मतलब ये सब जो है उनके अंडर कैसे आए महेंद्र के, वॉज ही, क्या वो डिजर्विंग था, क्या उनमें वो कैपेबिलिटीज थी? पर नहीं, वो बता रहे हैं क्योंकि उनके फादर भी हेडमैन थे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पोस्ट है वो महेंद्र ने ले ली और उनकी वजह से सब उनके अंडर आ गए। बट उनकी एक बैड क्वालिटी इसमें क्या बताई गई कि वो हमेशा वो उसकी जो डांसर, जो उस नरेटर की जो मदर है, उनको अपने साथ रखना चाहते थे, एंड ही ऑल्सो हैड अ बैड इंटेंशन टूवर्ड्स हर। तो इसमें नाउ ही इज टॉकिंग, जो महेंद्र के फादर हैं, जो उससे पहले जो सारा मैनेज करते थे, ही हैड बीन अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेड मैन, बट महेंद्र ऑन द अदर हैंड वाज मीन स्पिरिटेड, petty and over familiar with a pretty woman in our community. जितने फादर का एक अच्छा एक स्टेटस था, डिग्निफाइड थे और हर किसी को एक रिस्पेक्टफुल नेचर उससे देखते थे, उतना ही जो महेंद्र है वो ईविल आई था। वो कोई भी ब्यूटीफुल फीमेल हो उसके लिए वो अट्रैक्शन उसमें होता था। He was a burly, scowling man of large stature and coarsely appearance, causing many to fear him and think twice about crossing him. My mother complained about him incessantly, often expressing an aversion towards him. But my father would always come to his defense, saying he had provided us an opportunity to gain recognition in this world. So, जो महेंद्र है, उसका हमेशा किसी ना किसी फीमेल की तरफ उसका बैड इंटेंशन होता था, और इस बात को लेकर उसकी मदर ने अपने हस्बैंड को बताया, जो कि हमेशा बैक स्टेज पे रहते थे, सो दैट वी कैन वो आवाज अपनी उठाए या वो उनको किस तरह से बचा सकते हैं। बट वो क्या कहते हैं कि वो चुप रहे, और उन्होंने क्या कहा कि अगर बिकॉज वो सिर्फ वो लेडी
जो उसकी मदर थी वही अर्निंग सोर्स थी पूरी फैमिली की। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ बोला तो अगर वो हमारे को कम्युनिटी से निकाल दे या तुम्हारा डांस से ही तुम्हारे को निकाल दे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसे ही चलने दो, और ऐसी कोई बात नहीं है। रादर उसने हमारे ऊपर, उसने हमारी हेल्प ही करी है कि हमारे को यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं हम उसकी हेल्प से ही पहुंचे हैं। So, but my father would always come to his defense. So early on, I grew to hate Mahendra. I was not blind to the way he eyed my mother and other female dancer, and so I made a practice of keeping my distance even as a young child. तो वो जो नरेटर है वो बता रही है कि बचपन से ही वो दूर दूर महेंद्र से रहना शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कैसे वो प्रिटी लेडीज या फीमेल्स की तरफ हमेशा वो अट्रैक्टेड रहता था। So one day, to Mahendra's great pleasure, my mother and the others were invited to perform in the palace of Dwarka, which brought us a greater acclaim. It was to be the first of many performances, and soon our reputation began to transverse many kingdoms. Needless to say, Mahendra took full credit for his achievement, and this self-aggrandizement generated deep resentment in my mother, for it was her talent and renown that was bringing the invitation. So अब इसमें वो बता रहे हैं कि एक बारी बिकॉज ऑफ द, जो उन्होंने बार बार, जो उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, जो उनका इतना, जो उनमें टैलेंट था, और अलग अलग जगह जाकर जो वो परफॉर्म कर रहे थे, उसकी वजह से एक बार उनको पैलेस में भी परफॉर्म करने का मौका मिला। तो जब उन्होंने वहां परफॉर्म किया तो सब चीज का क्रेडिट महेंद्र ने ले लिया कि उसकी वजह से ही सारे ट्रूप को वहां पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। बट जो डांसर, जो नरेटर है, उनकी मदर है जो इतनी ब्यूटीफुल और डांसर थी, उन्होंने कहा कि उनके एफर्ट्स भी हैं। वो हर एक चीज का ध्यान रखती हैं कि वो बाकी सारे ट्रूप से स्टैंड आउट हो, अलग दिखें। तो उनका भी पूरा इस चीज में वो क्रेडिट उनको भी जाता है, जिसकी वजह से जब उनको नहीं वो नाम लिया गया या उनको नहीं बोला गया तो उनमें थोड़ी रिजेंटमेंट आ गई, उनको उनके अगेंस्ट थोड़ी बैड फीलिंग आई महेंद्र के लिए। देन दिस नरेटर शी इज टॉकिंग अबाउट हर ब्रदर, और उनके ब्रदर का नेम है अभिषेक। So the second character about whom we are talking is Abhishek, who was 5 years older than me. He had no interest in dance or performance and also no talent for it. अब वो बता रहे हैं कि जैसे उनके फादर थे, वो बैक स्टेज पर ही ऑल द टाइम रहते थे और वो बिल्कुल सिर्फ एज अ सपोर्टिंग थे। सिमिलरली अभिषेक के बारे में भी वो यही बता रहे हैं कि वो भी, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था डांस में या आर्टिस्ट, आर्ट, किसी आर्ट फॉर्म में, म्यूजिक में, और स्टेज के किसी भी काम में। वाई? बिकॉज he was, although he was quick on his feet, but there was little expression in his movements. His interest was in weapon. उनको किसमें था? उनको शस्त्रों, जो शस्त्र होते हैं, धनुष बाण हो गया या तलवार हो गई, उन चीजों में इंटरेस्ट था। मतलब वो, अगर हम कहें कि फीट मूवमेंट देखो तो वो उसमें अच्छा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ही नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि वो उसने इसलिए वेपन्स की तरफ ही, जो शस्त्र थे उनको ही उसने एक्सेप्ट कर दिया। एंड आई रिमेम्बर फ्रॉम एन अर्ली एज हाउ ही हैड crafted for himself bow and arrow and always carried them around, much to my parents' dismay. और कहीं भी वो जब छोटे थे, जबकि जो नरेटर है और अभिषेक में 5 इयर्स का गैप है, बट जब अभिषेक भी छोटा था तो हर जगह उसने खुद ही बो एंड एरो बनाया, और हर जगह वो बो एंड एरो लेकर ही वो घूमता था, चाहे वो पेरेंट्स को नहीं भी पसंद आता था। वन डे आई overheard my father express his concern about Abhishek to my mother, who adored him above all else. In her gentle manner, she assumed him that he would one day find his place in the world. Later, I asked my mother why Abhishek showed no interest in performance. He has other talents, Malini, which will show themselves in time. Don't worry about him. But I did worry because increasingly he was mocked by other children, and I could not bear to see how this caused him to stiffen and resent him. तब वो बता रहे हैं कि क्योंकि उसका टोटल फोकस जो था वो वेपन्स पे था, यहाँ तक कि उसने खुद बनाकर, बो एंड एरो खुद बनाकर वो घूमता रहता था। फादर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको दूसरी कम्युनिटी से सुनना पड़ता है कि आप तो एक आर्ट फैमिली से हो, डांस फैमिली से हो,
तो आपका बेटा डांस क्यों नहीं करता? अगर वो नहीं भी करता तो एटलीस्ट स्टेज परफॉर्मेंसेज कुछ उसमें काम संभाल सकता है। बट वो हर टाइम वो वेपन के साथ ही होता था। तो जब उसकी मदर उसका पूरा सपोर्ट करती थी, और उन्होंने उसको क्या कहा कि वो एक दिन अपना नाम इस वर्ल्ड में बनाएगा बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन वेपन्स। शास्त्र, जो शस्त्रों में उनका इंटरेस्ट है, उसकी वजह से वो अपना नाम बनाएगा। और इसमें अब हमें पता चलता है, जो नरेटर है, जो जिसने हमें ये सारा कुछ बताया है अपनी मदर के बारे में, अपने फादर के बारे में, जो जो मैनेजर था महेंद्र, उसके बारे में, और अपने ब्रदर के बारे में। सो हर नेम इज मालिनी। मालिनी को जब, बिकॉज शी यूज टू सी, मतलब वो वहीं डांसर्स के साथ, उन्हीं के साथ रहती थी, तो उन्होंने देखा कि कैसे सारे बच्चे उसके ब्रदर को उसके अगेंस्ट बोलते थे कि वो किसी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये कुछ अपना रोल ही नहीं करता। तो तब उसको बहुत बुरा लगता था। तो उसने, और उसको ये लगा कि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे उसका ब्रदर के अंदर एक उन सबके लिए एक बैड फीलिंग हो जाए। क्योंकि जो आपको हर रोज अगर कुछ गंदा या बुरा बोल रहे हैं कि तुम तो डांस नहीं कर सकते, तुम हमारी कम्युनिटी में क्यों हो, तो उसके अंदर कहीं बैड फीलिंग ना आ जाए। तो इसलिए मालिनी वॉज अ बिट कंसर्न। बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी बता रही है, अभिषेक वॉज माई डियरेस्ट फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर। जो उसका ब्रदर था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसको हर समय उसको प्रोटेक्ट करता था। नेवर डिड वी quarrel, never did we fail to put the other one first. When my mother was busy rehearsing, he would care for me and often take me on adventures, showing me different part of the city, always taking great precautions for my safety. Only once do I remember scolding him when he brought his bow and arrow to one of the dance performance. तो वो बता रही है कि अगर वो सब उसको बुरा बोल रहे हैं तो उसको खुद को बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका भाई उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट और उसको हर समय उसके साथ रहता था। उसको जब उसकी मदर नहीं होती थी तो उसको अलग अलग जगह घुमाना, सिटीज की अलग अलग चीजें दिखाना, बिकॉज अदरवाइज वो अपने घर तक लिमिटेड रह जाते। तो वो उसको, और पर वो क्या कह रही है, लेकिन एक दिन तो उसको इतना गुस्सा आ गया क्योंकि जब वो अपनी उस कम्युनिटी में बो एंड एरो लेके आ गए, उसको लगा कि ऐसा ना हो कि सब कम्युनिटी वाले ही उसके अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाए, तो वो सिचुएशन ज्यादा टेंस हो जाएगी। तो तब उसने उसको बहुत डांटा। It is not right, Abhishek, to carry weapons into our community. They don't belong to us. तो अब इसमें वही कास्ट सिस्टम आ गया कि हमारी कम्युनिटी में वेपन्स, यानी कि आप क्षत्रिय नहीं हो, आप एक डांस फैमिली से हो, आप एक म्यूजिकल फैमिली से हो, तो आप वो करो। तुम इस तरह से बो एंड एरो इस कम्युनिटी में लेके नहीं आ सकते। बट मालिनी, आई फील मोर कंफर्टेबल विद अ वेपन इन माई हैंड। आई वॉज स्टन्ड बाय हिज रिस्पॉन्स। पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मैं एक अपने आप को सिक्योर फील करता हूँ। और उन सब चीजों की वजह से मालिनी वो सरप्राइज कि आप बचपन से एक चीज देखते आ रहे हो कि कैसे म्यूजिक और डांस आपकी फैमिली में है, पर आप कह रहे हो कि आपको कंफर्ट कहाँ मिल रहा है? वेपन्स के साथ। What do you mean? Confusion crossed his face, and I regretted that I had criticized him, knowing how attached he was to his bow and arrow. I don't know what I mean, Malini, he replied quietly. I just wish I could get proper training so that I might one day get skilled archer and protect you, community, and all the Dwarka. We are not Kshatriya, Abhishek. We are the community of dancers and performers. Do you want to leave us? Aren't we your family? तो वो बता रहे हैं कि मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ वेपन के साथ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा एज अ प्रोटेक्टर हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, अपनी मदर को करूँ, अपनी फैमिली को करूँ, इस द्वारका को करूँ। सो दैट इज वाई मैं तभी, वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वेपन्स हो, कि मैं अपने आप को सेफ फील करूँ और दूसरों को भी मैं पूरी प्रोटेक्शन दूं। जबकि उनके सिस्टर क्या, मालिनी क्या कह रही है कि हम क्षत्रिय नहीं हैं। सो पर, और उसको एक चीज का डर भी है कि कहीं अगर इसने डिफरेंट रूट ले लिया तो क्या ये हमारे को छोड़ के चला जाएगा, क्या ये हमारी फैमिली से प्यार ही नहीं करता। सो ऑफ कोर्स यू आर, ही हरिड टू कंसोल मी। तो वो क्या कह रहा है कि हम एक फैमिली ही हैं। बट उसने अपनी बचपन से वो देख रहे हैं कि किस तरह महेंद्र की वजह से कितनी सारी फीमेल्स इंटरनली टॉर्चर्ड हो रही हैं और वो बोल भी नहीं सकती। उनके हस्बैंड्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ ऑन द स्टेज, बट उनकी मेंटल स्टेट को तो कोई उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा।
तो वो बच्चा जो है वो उस चीज को वो रियलाइज कर रहा है, तो तब उसने कहा कि वो वेपन्स का सपोर्ट लेना चाहता है कि वो सबको हेल्प कर सके. Perhaps it is because I feel so keenly the need to protect you and Amma. You are my family, Malini. I have nobody else. तो उसने बिल्कुल क्लियर करा कि मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे और अम्मा के अलावा, फैमिली के अलावा. तो मैं तुम्हें ही केवल प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ. I never raised the subject again with him, although my father began to take a tough stance. You may shoot arrows where you are when you are in private, he cautioned, but no one in the community should come to know. If they do, it will create much disturbance among us. You must find your place here. If not in the dance itself, then in the organization of performances, as I have done. तो फादर ने उसको एक वे आउट दे दिया, जैसे वो खुद अभी तक चुप हैं और बैक स्टेज संभाला हुआ है. जो उनको रोल छोटा सा मिल जाता है कि आपने उसको देखना है या आप उसके साथ चले जाओ या आप ये काम कर लो, तो वो कह रहे हैं आप मत करो. वो अपने बेटे को भी वही चाह रहे हैं कि तुम भी उसी पैटर्न को फॉलो करो जो हमने पहले बात करी थी, कि फैमिली टू फैमिली वो पैटर्न चलता ही जाता है अनकॉन्शियसली. और वो उसको क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को वेपन से इतना प्यार है तो तुम छुप के करो काम. जैसे कि अगर किसी लो कास्ट को कहा जाए कि तुम्हारा पढ़ाई करने का दिल है तो तुम छुप के पढ़ाई करो. तो वो इसी पैटर्न को, इसी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हम आगे रीड करेंगे कि किस तरह से अगर आप अपने लिए एक स्टैंड लोगे और आपको पता है आप इंटरनली आप स्ट्रांग हो, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उठो और रियलाइज करो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, तो हम तभी उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं. तो आज हमने ये सारा जो हमारे को मालिनी ने अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने ब्रदर के बारे में बताया और किस प्रकार बताया कि कैसे जो उनका मैनेजर था जो सारे ट्रूप को मैनेज करता था, कैसे उसके नेचर के बारे में बताया. तो हम अब आज 8 o'clock तक हमारा सेशन है, तो हम इसको यही एंड करते हैं. और हम अब आगे जो है आगे रीड करेंगे कि कैसे हमारे को ये छोटी छोटी चीजें डेली लाइफ में अगर हम इसको समझें, अगर हम उसको देखें और हम उसमें से अपने लिए देखें कि हमारे लिए क्या लेसन है, तो तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली. एंड हमारे को ये जो बुक हमारी लाइफ में आई है उस सब के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत ब्रह्म ऋषि पत्री जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को सजेस्ट की कि हम ये बुक कर रहे हैं. और हमारे में फीमेल्स में जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में एक हमेशा जो पीछे रहते हैं, तो हम उस चीज को करें. कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो शायद नहीं कोई मानेगा, बट क्या पता बोलने से हो जाएगा. अगर हम बोल रहे हैं तो क्या पता धीरे धीरे यूनिवर्स ही उस चीज को आगे हमारे पूरी फोर्स के साथ हमारी उस चीज को आगे करे. सो लेट अस ब्रेक दिस पैटर्न, लेट अस मूव अहेड. और हमारी लाइफ में कई बार क्या होता है, कई बार कोई टूल बन के आ जाते हैं जो हमारी लाइफ की पाथ को और क्लियर कर देते हैं. तो हमें अपने आसपास, ये नहीं कि आसपास वालों को क्लियर करो, आसपास और कनेक्ट करो, क्योंकि वो ही हमारे आगे जो, जब हम आगे अचीव करेंगे तो हमारे साथ फैमिली भी तो होनी चाहिए ना. तो हम उसी फैमिली को लेके ही हमें आगे चलना है और आगे बढ़ना है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Vidhi. Thank you. Very nice session. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी वृद्धि कुछ डिस्कस करना है या फिर कंक्लूड करना है? किसी को अगर कुछ शेयर करना है या पूछना है? तो किसी को, हैंड रेस कर लेंगे. हाँ, किसी ने अगर कुछ अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कुछ या कुछ ऐड करना हो इसमें, इफ देयर इज सम सजेशन. स्टार्टिंग है ना. हाँ, एब्सोल्युटली. ओके जी, थैंक यू. थैंक यू. कंक्लूड. कल करते हैं 7 o'clock सेम टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.